Assalamu alaikum everyone. Welcome to the new topic, essay writing. By now you are done with your midterm exams, and I hope that after exams you are convinced that it was only through listening to the lecture and practicing that you can actually do your best in your exam. एंड टाइम तक बहुत सारे बच्चों का कुछ बच्चों का, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों का इसी तरह के मैसेजेस ग्रुप पे आते रहे कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्लाइड्स शेयर कर दें. एंड आई नो कि वो बच्चे थे जिन्होंने थ्रू आउट इतने वीक्स में 6-7 वीक्स में 12 लेक्चर्स जो थे, 12 सेशंस जो थे उनको नहीं सुना था. एज अपोज टू दिस, जो वो बच्चे जिन्होंने शुरू से चीजों को सुना, वीडियो को प्रैक्टिस की, उनके लिए मिड टर्म बहुत इजी रहा होगा. आई टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन पेपर बिल्कुल टाइम के हिसाब से बनाया गया था. पेपर देने के बाद आप लोग को अंदाजा होगा कि वो सारे बच्चे जिन्होंने प्रॉपरली लेक्चर्स को फॉलो किया था और प्रैक्टिस की थी, they were in a far better position to attempt their paper as compared to those जिन्होंने कुछ भी लेक्चर नहीं सुना. तो अब मिड टर्म में it was 25% weightage, but now your final exam will be probably of there'll be an assignment, and then so it will have major percentage your final exam. So please from now onwards, and don't think कि जो पहले मिड टर्म में आ गया वो नहीं होगा included, और वैसे भी वो चीजें कनेक्टेड हैं. तो अब तक जिन बच्चों ने पैराग्राफ राइटिंग, कोहेरेंट पैराग्राफ लिखना खुद से सीख लिया है, तो वही आगे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे सही से कर पाएंगे. ठीक है, तो या उसके अलावा ऐसे के अलावा भी जो राइटिंग हम करने वाले हैं, समरी राइटिंग हम करने वाले हैं, रिव्यू अगर हम करने वाले, तो वो उनको जो है वो ज्यादा चीजें आसान लगेंगी, बिकॉज दे हैव बीन फॉलोइंग थ्रू, दे हैव बीन फॉलोइंग ऑल द लेक्चर्स, और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. मगर बहरहाल अभी भी जो है आप लोगों के पास वक्त है. प्रॉब्ली दिसंबर के एंड में आपके फाइनल एग्जाम है, सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग थिंग्स सीरियसली बाय नाउ. आई विल बी चेकिंग योर मिड टर्म एग्जामिनेशन, और मैं एक जनरल फीडबैक जो मुझे दोनों ग्रुप से रहा है, जनरल एक फीडबैक जो है वो मैं जल्दी शेयर करूंगी, और मैं वीडियो में बताऊंगी कि जनरली क्या मसाइल जो थे वो स्टूडेंट्स की राइटिंग में या उनकी अंडरस्टैंडिंग में रहे, और प्रॉब्ली उनकी वजह क्या है, और किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी राइटिंग को एज अ स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं. So once I'm done with checking your papers, I'll probably be giving a collective feedback on how most of the people have attempted their papers, and if there are people who couldn't manage to even score passing marks, तो उसके पीछे क्या मेन इश्यूज उन्होंने किए हैं, क्या एरर्स थे, ब्लंडर्स थे जो हुए हैं, और वो किस तरह से ओवरकम किए जा सकते हैं. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर बिफोर मिड टर्म we were done with a general introduction of essay writing, but probably the focus was only on thesis statement. पेपर में भी thesis statement को assess किया गया है आपकी. That thesis statement has to convey your point of view to the reader. It has to be specific. उसी तरह की जिस तरह की मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी थीसिस स्टेटमेंट पे कराई थी, तकरीबन आई थिंक 12 or 16 थीसिस स्टेटमेंट थी, इन विच यू वर सपोज टू चूज द बेटर वन, द मोर स्पेसिफिक वन. उसी तरीके का मैंने पेपर में भी दिया. तो वो हर बच्चा जिन्होंने वो 12 लेक्चर तक सुना था और चीजों को समझा था, उनके लिए तो पेपर कोई ऐसी नई चीज नहीं होगी. उनको पेपर देख के ऐसा नहीं लगा होगा कि ये क्या आ गया पेपर में. और एक दो बच्चे थे जिन्होंने लास्ट में मुझे सैटरडे को, मंडे को पेपर था और सैटरडे को मैसेज आया है ग्रुप पे कि मैम स्लाइड्स शेयर कर दें. आई एम नॉट आई एम नॉट फ्रॉम दोज टीचर्स जो मैं ये वाला काइंड ऑफ फैसिलिटेशन बच्चों को दूंगी, क्योंकि मुझे जनरली ये पता है कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स में नहीं, मुझे तो हैरत है कि मेरे सब्जेक्ट्स में इस तरह की डिमांड हो रही है, बिकॉज लैंग्वेज इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. मगर जनरली लोग अपने मेजर्स में भी ये करते हैं कि बस टीचर्स से स्लाइड मांग लेते सो दैट दे कैन क्रैम स्लाइड्स, शायद प्रॉबली, और वो पॉइंट्स जो स्लाइड में होते हैं, हालांकि कोई भी टीचर स्लाइड में पूरा टेक्स्ट नहीं लिखता, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखता, एक बस उनके कुछ उनके सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं, और उन पॉइंटर्स को वो वीडियो लेक्चर्स में जो है वो उस पर एक्सपेंड कर रहा होता है, और एक पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है उससे.
और अभी तो खैर कोरोना है और बहुत सारे लेक्चर्स अभी भी ऑनलाइन है, मगर इवन बिफोर दैट बहुत सारे बच्चे होते थे जो क्लास में होते हुए भी दे वर नॉट इंटरेस्टेड जनरली, और फिर एंड में पेपर से पहले वो पैनिक करते हैं और उनकी ये फरमाइश होती है कि टीचर्स बस जल्दी से उन्हें स्लाइड्स दे दें सो दैट दे कैन जस्ट पास देयर एग्जाम। तो प्रोबेबली मुझसे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें, विच मीन्स कि मैं आपको लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने 12th लेसन की थीसिस स्टेटमेंट की सिर्फ स्लाइड्स दे देती, राइट? पर उस स्लाइड में तो सिर्फ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस थे, उस स्लाइड में तो कुछ भी नहीं था। वो तो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों में से किस थीसिस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स है और कौन सी एक्यूरेट है। तो आप वो स्लाइड देख के क्या कर लेते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ आई हैड शेयर्ड दैट स्लाइड विद यू, और इसी तरह से मॉडल पैराग्राफ्स होते थे, अगर मैंने बस वो एक स्लाइड आपको दे दी होती और बीच में मेरा कोई कमेंट नहीं होता कि सी इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है, सी यू सी इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें आ रही होती है, तो उस स्लाइड का आप क्या करते? What purpose did that slide has served you? Are you getting my point? तो ये जो गलत आप लोगों ने अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है, प्लीज अनलर्न दोज हैबिट्स। ठीक है, वो कोई भी मेरी स्लाइड आपके किसी काम की नहीं है इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू माय लेक्चर। एंड आई एम अमेज्ड के लोगों को एक 40 मिनट्स के 2 लेक्चर्स वीक में सुनना इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है? बिकॉज एज अ स्टूडेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि क्लास आप अटेंड करें, अगर आपकी इतनी परसेंट अटेंडेंस नहीं है तो यू प्रोबेबली नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। इसी तरीके से अब यहाँ पे तो चले आपके अटेंडेंस और ऑनलाइन में तो सारे डायनामिक्स चेंज हो गए, बट इन इफ यू आर नॉट listening to the videos, listening to the lectures, तो obviously अब attendance वाला issue नहीं, you are every one of you were allowed to sit in exam, but आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते if you are not listening to the lectures। ठीक है, तो द रीजन कि मैं फिर से अपना जो 5-10 मिनट है वो आपको समझाने में अपना लगा रही हूँ, हालांकि मुझे बहुत डिटेल में टॉपिक डिस्कस करना है, सिर्फ इस उम्मीद से कि किसी लेक्चर में मेरी कोई बात आप लोगों को समझ आ जाए। मैं आगे भी कोई स्लाइड्स आपसे नहीं शेयर करूंगी, दैट इज समथिंग दैट आई एम मेकिंग वेरी क्लियर। ठीक है, और अगर मैं शेयर करती भी हूँ तो वो आपकी किसी काम की नहीं है, इट्स जस्ट लाइक यू आर कलेक्टिंग मटीरियल दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन यू इन एनी वे, राइट? सो टू ऑल दोज हु नाउ फील कि नहीं बिल्कुल भी पेपर सही नहीं हुआ एंड दे विल प्रोबेबली फ्लंक, प्लीज रीवैल्यूएट योरसेल्फ कि क्या मसाइल थे, क्यों आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या नहीं दिया, एंड फ्रॉम नाउ स्टार्ट लर्निंग। प्लीज डोंट कीप दिस वीडियो कि मैं दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर से 2 दिन पहले ये सुनने की कोशिश करूंगा, एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स जो इस तरह के मैसेजेस कर रहे होते हैं, एंड आई एम जस्ट आई एम थिंकिंग कि किस तरह का आप लोगों का एक बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल काइंड ऑफ एटीट्यूड है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है एक तरीके से। तो if you're keeping it for the last week of December कि मैं last week में पेपर से पहले देख लूंगा, probably it's not possible कि आप 40 minutes के, अभी हमारे 6 weeks हो गए थे, which means कि there were 12 lectures each of 40 minutes। तो वो लोग जिन्होंने इस 8 week में सुनने की कोशिश की होगी, I am pretty much sure कि उनसे नहीं हुआ गया होगा, उन्होंने पूरी वीडियोस 40 मिनट्स की नहीं सुन सके होंगे, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, तो उन्होंने नहीं सुना होगा। प्लीज डेवलप वर्क एथिक्स इन योरसेल्फ। अपने आप को वीक में टास्क डिवाइड कर दे। इफ योर क्लास इज ऑन वेंसडे, ठीक है 9 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ, 9 बजे ना सही, वेंसडे को आप नहीं सुन सकते, एक टाइम फिक्स कर लें, दोपहर में मैं 2 बजे सुन लूंगी या सुन लूंगा, एंड इट विल ओनली टेक इफ यू स्टार्ट एट 2 probably by 3:15 or 3:20 or 3:30 maximum you'll be done with it। उसमें फिर ऑब्वियसली बार बार वीडियो को प्ले करना या कभी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सो कीप योर नोटबुक। अगर आपने वेंसडे को अपना टाइम बनाया है कि फ्रॉम 2 to 2:30 आई विल जस्ट गो थ्रू इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश लेक्चर्स, टेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स इट। इसी तरह से अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप डिवाइड कर दें। आप में से जो 2C जो ग्रुप है उसकी फ्राइडे को क्लास होती है, तो वो अपना फ्राइडे को लॉट ऑफ पीपल वो नमाज के टाइम से पहले उनकी कुछ और कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो अपना टाइम रख लें।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर क्वाइट डिसिप्लिन, वो उनको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना हो ना जाना हो, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं. एंड आई according to my experience, that's the best time to work. So if some of you are used to waking up early, और उन्होंने अपना एक स्केड्यूल बनाया हो, तो वो तब सुन लें. और अब ये वीक है आपका विच इज लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो बाय मिड ऑफ दिसंबर आपको लेक्चर्स सुनने हैं. सो प्रोबेबली 12 या 14 लेक्चर्स और होंगे आगे के, या आई थिंक 16 हो जाएंगे मैक्सिमम, विथ ईच ऑफ 40 मिनट्स. तो आप उसको हर वीक खत्म करते जाए और उसमें से नोट्स लेते जाए, और जब भी टाइम मिले तो फिर प्रैक्टिस करें. तो एंड में बिल्कुल बर्डन नहीं होगा. इफ यू थिंक यू नीड टू revisit any of my video lectures पेपर से पहले, तो आप अपनी नोटबुक पे लिख लें कि ये वाले लेक्चर में पेपर से पहले ये वाली चीज मुझे दोबारा देखनी है. पेपर से पहले सारे लेक्चर्स नहीं देखने की जरूरत होती है. एंड वन मोर थिंग, कि इससे पहले तक जो हमने पैराग्राफ राइटिंग की, उसमें हमने एक बुक फॉलो की जो मैं बहुत पहले ही फर्स्ट क्लास में गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर चुकी हूँ. तो आप में से अगर वीडियो सुनने में किसी को इशू हो रहा था, वीडियो के बाद चीजें समझते, वो बुक थी आपके पास. इसी तरीके से एसे राइटिंग से रिलेटेड जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो मैं अपलोड करती रहूंगी गूगल क्लासरूम पे. बट ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड द मटेरियल ओनली इफ यू हैव लिसन टू द लेक्चर. तो पेपर से पहले आप मटेरियल्स भी देख लिया करें, ठीक है. और अपने नोट्स, जितना आपको अपने नोट्स हेल्प करेगा, किसी और के नहीं करेंगे, ठीक है. तो आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम, okay, this paper. Okay, so let's begin. Okay, so basically I'm not sure if I have given this kind of introduction to essay writing when we were discussing thesis statement, but probably I haven't, because my aim was only to focus on thesis statement before midterm, and then other types of essays, and the process of essay was something that I wanted to start once you're done with your midterm, ताकि वो थोड़ा पेपर देखने के बाद आप थोड़ा सीरियस भी हो जाए. तो आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अगर लेक्चर नहीं सुना था तो पेपर नहीं हो सकता था. और जो लोग बहुत डर रहे थे कि पता नहीं मैम तो क्या करेंगी, मैम क्या पढ़ा रही हैं और क्या देंगी, लेकिन जिन्होंने सुना हुआ था लेक्चर, उनको अंदाजा हो गया कि पेपर कुछ भी नहीं था, इतना कोई टफ नहीं था. और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज कभी दूंगी नहीं. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि मैंने पढ़ाया कुछ हो और आप हर चीज कर ले. ऑब्वियसली आई नो आपका लेवल, आपकी लैंग्वेज इश्यूज, और तो जिन्होंने पढ़ा था उन्हें पता है कि पेपर वाज़न्ट दैट डिफिकल्ट, ठीक है. तो ओके, सो essay writing process. Basically, the essay writing process consists of 3 stages, and these stages are very important. Please remember that essay writing is not something that that you have been doing till now, till your intermediate, that you crammed essays on different topics. That is not writing, that is cramming, that is memorizing, and that will never help you become an independent user of a language, of English language. ठीक है. तो एक इसका प्रोसेस होता है, एंड दीज स्टेजेस अप्लाई टू ऑलमोस्ट एनी एसे और पेपर दैट यूर राइटिंग. अभी एसे है, कल को यूर राइटिंग अ रिव्यू, यूर राइटिंग अ टर्म पेपर, यूर राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल. These stages apply everywhere, but how much time or effort has to be spent on each stage depends on the type of writing that you're doing, right? So if it's a 5 paragraph essay, it's a classroom essay, the effort and time on each of the stages would be different. But let's suppose if it's a 2,500 words or 3,000 words essay or a research paper, then the time spent on each and every stage would be different, right? Okay. For example, if you have been assigned a 5-paragraph expository essay for a high school class, you'll probably spend the most time on the writing stage. I mean, this is not something that is fixed, but probably this is the case. Expository essay is basically, a genre of writing in which writer tends to explain or clarify something, right? But if you're writing an argumentative essay,
where you have to have a stance on something, and you are actually trying to convince the reader of your point of view, right? So arguments have to be very strong, cogent. Probably for argumentative essays, they are probably considered more challenging to attempt. So maybe you'll spend more time doing research on your topic, which means research is a part of preparation. What comes under preparation, what comes under actual writing is something that I'll just be discussing. ठीक है? Okay, so stage one. In case you have been given the option of writing an essay on anything that you consider important. For example, I ask all of you to write a 5 paragraph essay of about 500 words on any social issue. Now I have kind of I have given you the subtopic, in the sense that I have told you that what is a domain from which you are supposed to choose your topic. I have just mentioned social issues. Now there are a number of social issues, so you have enough liberty to choose your topic. So what comes under preparation, that first you have to choose your essay topic, but most of the time this isn't the case, especially for academic essays. You probably do not have an option of choosing your essay topic. You're required to attempt an essay that has been assigned to you as part of your midterm, as part of your exam or assignment or class task. So if you have liberty to choose your topic, choose topic that you feel more confident about. Generally, for this level, you do not have options as well in paper. I won't probably be giving you any option that, okay, choice that I'll give you 5 or 6 essays and then you'll be supposed to attempt one. No, there'll be only one essay and you'll be supposed to attempt that essay. Similarly, if you attempt international tests like IELTS, there also you don't have these options. There is this statement. Mostly the essays there are argumentative in nature, and there is a statement, and then there is a question: to what extent do you agree or disagree? I'm referring to these examples because, once you are graduated, you might you know look for options of studying abroad, and uh, even if you plan to apply somewhere abroad, you need to have your IELTS scores with you, right? uh, so there are no choices mostly in classrooms essays, or in that kind of test. But if, for example, if you look at civil services exam, there they have 10 essay topics, and students are required to choose one, right? um, so but obviously those topics are challenging. But in case you have to choose, or you have to select your topic, choose the topic that you feel really confident about, that you believe you would be able to attempt in the best possible manner, right? Once you have chosen your essay topic, or you have been assigned your essay topic, start researching. So consider that it's an assignment. I have given you a topic and I have given you 1 week. And do not think about copying it from internet, because I think I have already referred it that now it's very easy to detect plagiarism. There are softwares जिससे ये पता लग जाता है कि कितना परसेंट राइटिंग का कॉपी हुआ है, और वो सोर्सेज भी आ जाती है कि कौन सी वेबसाइट से बच्चों ने कॉपी किया है, एंड देन ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा एंड यूल स्कोर 0. सो डोंट इवन थिंक ऑफ कि हम गूगल करेंगे और लिख लेंगे, ठीक है? तो once you have the topic in front of you and you have 1 week time, start researching. Research कि इस टॉपिक को कौन कौन से एस्पेक्ट से कवर किया जा सकता है. Once you have researched and you know that this is the aspect, or this is the stance that you want to keep, then come up with a thesis statement. Thesis statement को फिर से समझने के लिए, जब आपको मैं कोई टास्क असाइन कर रही हूँ, प्रॉब्ली मैं एक एसे राइटिंग का मार्क्ड असाइनमेंट दूंगी और उसकी डेडलाइन होगी, तो वो डेडलाइन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है? So once you are done with that, come up with a thesis statement. अब thesis statement के लिए अगर फिर से आपको कोई confusion है, इस lecture में भी हम discuss करेंगे, but you can always refer to lesson 12.
And then once you are done with thesis, create an outline. Outline will give you a direction about your writing, that what are the elements or components you will be focusing upon, and what will come first, what will come next, how would you conclude, so what will be your introduction, how will you kind of gain the attention of your audience, what your body paragraphs will consist of, the kind of argument. So there will be complete plan in front of you. So always develop a habit for creating an outline whenever you're attempting an essay. Okay. Now, the second stage is writing. So the first is writing the introduction, then you'll come to the main body, and then obviously the main body is further categorized into different paragraphs or organized into different paragraphs, and then comes the conclusion. तो ये तो एक basic एक sketch है जो I believe आप सबको अंदाजा होगा इसका. Revision. Now this stage is very important. Because mostly जो हम students हैं उनमें proof reading की आदत नहीं होती. They just write and they just submit. So please don't do that. Develop a habit of proofreading and editing whatever you have written. So during the phase or stage of revision, evaluate the overall organization. Was my organization accurate? Does it make sense? Are my paragraphs coherent? So these are some of the questions that you can ask yourself. And once you have checked the organization that, okay, my essay is divided into proper paragraphs, I have followed proper paragraphing, please check the content of each paragraph. Okay, so see what you have written in every paragraph, and is each paragraph connected, are paragraphs connected to each other. ऐसे तो नहीं लग रहा कि एक पैराग्राफ में एक बात हो रही है और एकदम से कोई दूसरी चीज आ गई और कोई लिंक नहीं है उनके बीच में. So please make sure for that. And then third, which is very important, proofread for language errors. Generally ये बच्चे नहीं कर रहे होते. See if you have made any language errors. It's right. It's English language course. It's so obviously language errors kind of have very negative impression, and not only for English language courses, even for other courses. Please always try to recheck your writing and see if you have made any spelling mistakes or grammatical errors or errors in punctuation. Please revisit your writing again and again. At least proofread twice, and in the end check for plagiarism. Sometimes it happens that while during the phase of researching, we are gathering information from different sources. Like we are reading from different sources. We are sometimes looking at encyclopedia online. Sometimes we are reading some reviews, or sometimes we are reading some articles. तो कभी-कभी ये होता है कि हम subconsciously we just internalize those things. हमने कोई चीज पढ़ी और वो हमारे दिमाग में बैठ गई. तो वो automatically we kind of we read it somewhere. और obviously जैसे मैं ये बात बार बार कहती रहती हूँ कि हम तो बचपन से जिस तरह से स्कूल में और कॉलेज में यही है ना कि याद करते रहो, पढ़ी हुई चीज को रिप्रोड्यूस करना होता है. तो अब वो कभी गलती से भी हो जाता है कि आपने कोई चीज पढ़ी है और ऑटोमेटिकली आपने वो चीज लिखते हुए लिख दी है बिकॉज यू रेड इट. तो वो आप चेक करें कि यू हैवंट प्लेजराइज्ड एनीथिंग. And if you have referred to any fact or statistic or anybody else's opinion, please do acknowledge the source. So if you are referring to somebody else's, if you're writing an essay on Pakistan's current economic condition or struggles in economy, and you are referring to any expert's advice or an expert's viewpoint, please mention that expert's name. That according to this person who is the head of this, so that if as a lay person we quote something, obviously that does not hold that weightage. But if we are referring to someone who has worked at World Bank and we are referring to the statistics or analysis provided by that person, that will definitely have a weightage. Their sources will be more credible, right? Their analysis will have weightage.
So always acknowledge the source. That is also very important. Okay, preparation for writing an essay. Number one, and the most important thing is, please understand your assignment. Don't just feel think that at a first glance you know what the task is about. No, please understand what is the question, or what is the topic, or what is expected of you. So ask yourself, what is the goal of this essay? If I have clearly mentioned problems faced by a high school student, then obviously the focus is on problem, right? You would probably not mention about the best thing of high school life, right? Because the focus is on problem. This is just an example. So first ask that what is the goal of this essay? What am I supposed to do? Is it an argumentative essay? Is it a narrative essay? Is it only an expository essay, or is it just a descriptive essay? Am I supposed to only describe something, right? If the topic is global warming, and it's a descriptive essay, or what is the topic is what is global warming, so obviously you'll tell what is the phenomena of global warming, how does it occur, what are the factors involved in it, because your focus, your aim is only to help your audience or readers understand what global warming is, right? You are not concerned with convincing that it has very hazardous effects, because you are only informing, right? Your purpose is only to inform. So your writing would be very different as compared to when you're writing to persuade. So if your aim is to convince the masses that there are very negative or hazardous impact of global warming, and we as individuals need to change our consumption habits, or need to change our lifestyle, so that we kind of do not put burden on natural resources, so that we can prevent global warming, then obviously your writing style would be very different. You'll be quoting, you'll be convincing them that you see, in the last 10 years this global warming has increased by this percent, and it has impacted humans so negatively in this ways, right? So your goal decides your writing style. The way you write, or the way you attempt a writing assignment, depends a lot on your goal. So always be very careful about what you are trying to achieve by the end of by the end of the task. Then know what is the length and deadline of the assignment. Please do not miss the deadlines. Okay? Is there anything you need to clarify with your teacher or professor? So in case there are things that you need guidance on, please kind of in this context, email the teacher, or post the question so that you can seek clarification. Preparation for writing an essay. The second point is define a topic. If you're allowed to choose your own topic, try to pick something that you already know a bit about, and that will hold your interest. Like I said, agar ye situation hai ki you have the liberty to choose your topic, choose something that you believe in, choose something that you're familiar with, choose something that you are interested in learning more about. So that will kind of keep your interest, and also because you are kind of interested in that, you you'll be more motivated to learn more about that topic, and also it will be easier for you to write on that topic. So if it's a sports essay on sports, and there are people, few boys or girls who are used to of reading articles on sports, for them that would be comparatively easier to attempt, right? So define your topic, choose your topic, do your research, read primary and secondary sources, and take notes to help you work out your position and angle on the topic. You'll use these as evidence for your points. Primary and secondary sources, it's like primary and secondary sources of data collection sometimes. So use different sources for researching. So secondary means what others have said about something, their analysis, and take notes.
Also, when you are reading from different sources and you are taking notes, even during the time of taking notes, paraphrase what you are writing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी आर्टिकल में किसी का एनालिसिस आप पढ़ रहे और आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर रहे हैं अपने पास, तो उस वक्त भी एग्जैक्ट वो वाले वर्डिंग्स में ना लिखें, बल्कि नोट्स लेते हुए भी उस 3-4 लाइन का फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट है तो उसको समझ ले और उसको अपने वर्ड्स में उसको नोट कर ले, सो दैट आपके पास जो अपने नोट्स भी है उस वो भी किसी और के वर्ड्स ना हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू पैराफ्रेज, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. बहुत लोग राइटिंग से डरते हैं, दे जज देयर राइटिंग नेगेटिवली, लैंग्वेज में मसला है, नहीं लिख सकते, बट स्टार्ट राइटिंग. और लिखने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रीड करना शुरू करें. तो रीड जब करते रहेंगे कंटिन्यूअसली एवरी डे, तो ऑब्वियसली राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी विद टाइम. ओके, देन कम अप विद अ थीसिस. Like I already told you, the thesis is the central point or argument that you want to make. A clear thesis is essential for a focused essay. You should keep referring back to it as you write. Referring back to it means that you don't need to keep on, repeating the same statement. No. Whatever you write in the following paragraphs, in the body paragraph, has to be linked to your thesis statement. Are you getting my point? If my stance is that lack of clear policies against bullying or academic institutes are the major cause behind the rise of bullying, or the major cause for rise in bullying. This is my stance, so this is my thesis statement. Now, whatever I write in the following paragraph has to be linked to what my stance is, right? So whatever, or if you're writing on any social issue, if you're writing on issues of gender, or if you believe that, despite several movements or, several initiatives that have been taken to ensure gender equality remains a myth. Now, whatever I write in the body paragraph, I'll keep on referring that, okay, these were the movements that were initiated to ensure gender equality. However, अभी भी इतनी gender inequality exist करती है, ठीक है? So your thesis statement first has to be very clear. It should convey to the reader your point of view or your stance on the topic, and then later on, whatever you write in the body paragraph, it should be connected to your main idea or your thesis statement, right? Okay, now create an outline. Map out the rough structure of your essay in an outline. This makes it easier to start writing and keeps you on track as you go. So, just first stage is brainstorming. Now, brainstorming, during the phase of brainstorming, nothing is in order. You just randomly jot down ideas that you have. जो भी दिमाग में आपके आ रहा होता है टॉपिक को देखते ही आप बस randomly jot down कर लेते हैं. But when you're creating an outline, it's a structure. It gives structure. It provides you with structure that, okay, this is the order I'm going to follow. Now, what happens with an outline? You can easily start writing by looking at your outline. It will save your time, and also it will keep you away from distraction. When we are writing, there are a lot of chances for us to get carried away. Sometimes we are so much into one point that we forget that, we have to refer to other points as well. We have researched so much about one aspect that we forget that in the next paragraph, we have to come up with the next point. Now, with an outline with you, you won't be distracted or you won't get carried away. You'll have an outline and you'll know that this is going to be the length of every paragraph. And by the end of this paragraph, I have to refer to the other point. Are you getting my point? Okay. Now, introduction of the essay. Please know that this is one of the very, very important stage. It is important because during this stage, you have to grab the reader's interest and you have to tell them that what will they find in this writing. Generally, it comprises of 10 to 20% of
the entire text. Obviously, there is no hard and fast rule, but generally. So this is very important. Your introduction sets the tone of your writing. Please remember that. If you're able to gain the attention and the trust of your audience during the phase of introduction, then the rest of the writing is easier for you. You are more likely to convince your reader of your point of view if you have a very interesting, attractive, and reliable information in your introduction. Also, in your introduction, please give the hint to your reader that what are they going to find in your essay. So if you're writing for me, definitely you all will be writing for me to read. Please clearly provide your stance so that I know what I have to look for in the rest of the writing. Clear? Okay, so hook your reader. The first sentence of the introduction should pique your reader's interest and curiosity. So the first line has to be very attention grabbing. You can start with an interesting quote, or you can start with startling figures, stats, right? If you're writing an essay on poverty, you can start with the stats that this much percentage of population in the world is living below the poverty line, right? And also pique your reader's curiosity. Tell them something that they are more interested to learn, that they're interested to learn more about in the following paragraphs. Now, this sentence is sometimes called the hook. It might be a question, it might be a quote like I just mentioned, or a surprising statistic, or a bold statement which emphasizes on the relevance of the topic. Okay? So think of ways that you can make your introduction, or at least the first statement of your introduction, interesting for the reader. Okay. So let's say we are writing an essay about the development of Braille, the raised dot reading and writing system used by visually impaired people. I hope you all are familiar with Braille. Okay? So what can be a hook? I have given an example. Our hook can make a strong statement about the topic. So the first line could be, the invention of Braille marked a major turning point in the history of disability. So you see, a very interesting statement. Now reader would be more interested to know more about the topic, because you have said that the invention of Braille was kind of a turning point in the history of disability. How did it actually, it was kind of a turning point, because the way people looked at disability changed, right? Then once you have hooked your reader, please give the context that will help your reader understand your argument. So once you have gained the attention of your audience, please provide a little background information, or give an overview of the of the topic. Explain difficult terminologies, and in your introduction, you don't have to give too much detail. You can elaborate your main arguments in the body paragraph. Okay. Okay. We have discussed it till here. Now in the next video, I'll tell you about how to incorporate thesis statement into the introduction, how to formulate arguments in the body paragraphs, and then how to write a conclusion. So see you in the second part of this topic, second video. Thank you.